अभी सर आए थे, सिलेबस बताए थे, है ना, मैथ्स और रीजनिंग का। अभी देखिएगा, कोई भी व्यापक का एग्जाम हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, 100 मार्क्स का हो रहा है, बता दिए सर, है ना। तो हमारा जो सेक्शन है, एक तरफ तो ये मान के चलो कि आपका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है वो तो है मेजर पार्ट। इसमें से जैसे पहले होता था 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब हो सकता है कि ये 30 से 35 नंबर में सिमट जाए। पहले जब 150 नंबर का होता था तो वो अलग है। अब अगर मैं जीएस की बात करूं, देखो जैसे अगर मैं 4-5 सेक्शन में बात करूं, तो एक होता था भाषा वाला। अब भाषा जो होता था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा पूछा जाता था। 10 नंबर का हिंदी होता था, 10 नंबर का क्या होता था, इंग्लिश होता था। अब वो क्या कर दिया है, जैसे हॉस्टल वार्डन हुआ तो 5-5 नंबर का ये कर दिया। एक कंप्यूटर जो पहले कंप्यूटर जो पहले 20 नंबर का पूछा जाता था वो अब 10 नंबर कर दिया है। या हो सकता है 20 ही नंबर रहे, क्योंकि विभागीय अगर जोड़ेगा तब कम करेगा। अब एक है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर, तो ये जो करंट अफेयर है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन तो आप मान ही लो आएगा ही आएगा। अब बच गया है क्या, जीएस का सेक्शन, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। आप सामान्य अध्ययन जो है दो हिस्से में बटेगा, एक तो छत्तीसगढ़ का और एक कौन सा आपका इंडियन जीएस। यहां से ये है कि ये अधिकतम 5 से 10 नंबर तक ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत हिसाब लगाएं तो 35 नंबर अगर इसको लेते हैं, 10 नंबर ये हो गया तो 45, 10 नंबर ये हो गया 55, 10 नंबर ये हो गया 60, 5 नंबर ये हो गया 60। अब अगर बात करें 60 नंबर हो चुका है, अगर 10 नंबर यहां से अगर आ रहा है तो ये 70 हो गया, और ये हो गया क्या, 30। 30 नंबर का आपका इंडियन जीएस पूछने की क्या होगी, संभावना होगी। समझ में आ रहा है। और इंडियन जीएस में अब ये इंडियन जीएस भी नहीं है, पूरा पूरा क्या रहेगा आपका, एक हिस्ट्री वाला सेक्शन है, एक पॉलिटी वाला सेक्शन है, एक ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। और अगर बात करूं ज्योग्राफी के बाद आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इकोनॉमी, और बाद में साइंस। अब साइंस में ईवीएस टेक्नोलॉजी सबको जोड़ लो। तो ये मेजर टॉपिक है जहां से हर एक से आप मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आप मान सकते हो। और उसमें भी क्या होता है कि दो सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये मान के चलो यहीं से हो सकता है तो 15 नंबर के क्वेश्चन ये दोनों पार्ट से आ जाए, है ना। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाएगा। तो ये मान के चलो 20 नंबर का क्वेश्चन तो ये 3 चैप्टर से आएगा, बाकी जो क्वेश्चन बच गया 10 नंबर का वो यहाँ से आ सकता है। तो ये मान के चलना है कि सेक्शन है इंडियन जीएस वाला, वो लगभग लगभग जो है 30 से 15 नंबर का पूछेगा, 30 से 35 नंबर के अराउंड पूछेगा आपको इसको। समझ में, उस हिसाब से मतलब सेम वेटेज रखेगा किसका, मैथ्स और रीजनिंग के बराबर का। मैथ्स और रीजनिंग और उधर इंडियन जीएस दोनों समान वेटेज रखेगा। हिंदी इंग्लिश 5-5 नंबर का, कंप्यूटर 20 से कितना हो गया, 10 हो गया है। करेंट अफेयर पहले ज्यादा नंबर का पूछा जाता था, अब हो सकता है 5 नंबर के अराउंड पूछे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आपके 2 जीएस वाले सब्जेक्ट चालू होंगे आज, जैसे एक तो ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा पहले क्लास में, सेकंड ये जो थर्ड क्लास होगा वो हिस्ट्री का होगा, इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो देखते हैं। अब अगर व्यापम की बात करूं तो जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री, उसका कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है कि कहाँ से कितना क्या पूछेगा, बस ये लिखा रहता है भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारतीय इतिहास का मतलब तो पूरा आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर पूरा अंत तक हम क्या करते हैं, भारतीय इतिहास को बोलते हैं। और उसमें स्वतंत्रता आंदोलन लिखा हुआ है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है क्या, कि स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करेगा तो 1858 के बाद, या बोलना चाहिए 1885 के बाद, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, उसके बाद का पूरा क्या है, दौर पढ़ना पड़ता है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, प्राचीन मध्य और आधुनिक,
ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक से पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। या हो सकता है कि इन दोनों में से क्या हो, कुछ कम ज्यादा हो, इसको 3 रखेगा या इसको मैक्सिमम ज्यादा रखने की कोशिश की जाती है। क्योंकि यहीं से क्या है, क्योंकि सिलेबस में भारतीय इतिहास प्लस क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन मतलब इस वाले सेक्शन से क्या होगा, ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इतिहास को कैसे समझना है। अगर आप इतिहास को समझ गए तो पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो देखते हैं इतिहास को कैसे समझा जाए, फिर उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। यहां से आपको लिखना चालू करना है ना। किसी भी समय को जानने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, 2 महत्वपूर्ण साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। और वो 2 साक्ष्य कौन कौन से होते हैं, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, एक होता है कौन सा, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा होता है क्या, साहित्यिक साक्ष्य। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड रिटन एविडेंस या लिटरेचर। अब यहां पर देखते हैं क्या, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। यहां पर देखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य मतलब क्या। हाँ बिल्कुल, जैसे देखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो ये जो है, ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इसमें क्या आ जाएगा, क्या क्या आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में, सोचो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या हो जाएगा, कौन से प्रकार के मटेरियल इसमें आएंगे। जैसे हमारे जितने भी सिक्के होते हैं, कॉइन्स, जो कुछ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हमको कैसे मिला है, एक्सकवेशन से मिला है, उत्खनन से मिला है। तो वो भी क्या है, जो पुराने मंदिर हैं जो हमें उत्खनन के द्वारा मिले हैं। मतलब हमने जब एक्सकवेशन को स्टार्ट किया, हमको एक लॉजिक लगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर पुराने जो ह्यूमन रहे होंगे पुराने समय में, और वहां से वो चले गए होंगे। तो वहां पर क्या हुआ उत्खनन, जैसे कि सिरपुर वाला इलाका, तो यहाँ पर हमारे पास मंदिर मिले थे, है ना, जितने भी हमारे पास टेम्पल है पुराने समय के। फिर उसके बाद और देखते हैं तो हमारे पास स्मारक, मोनोमेंट, मोनोमेंट्स, टेम्पल, कॉइन्स, फिर आपके अभिलेख, इंक्रिप्शंस, इंक्रिप्शंस, ये सारा का सारा जो है किसमें आता है, पुरातात्विक साक्ष्य में। अब जब हम इतिहास में आगे पढ़ेंगे तो आपको क्या देखना है, ये जो सिक्के बने हैं वो कौन सा मेटल के बने हैं। अगर सोने चांदी का है, सोने का है, सोने से बना था, या चांदी का बना है, ये आपको देखना है। फिर उसमें जो मेटल तो हमने बता दिया, उसमें इम्प्रिंट किसका हुआ है, किसी पशु पक्षी का हुआ है, या किसी त्रिशूल का हुआ है, या गरुड़ का हुआ है, ये देखना पड़ेगा। अगर त्रिशूल का हुआ है तो क्या बोलेंगे, कौन से धर्म से संबंधित हो सकता है, शैव धर्म से। अगर मान लो गरुड़ बना हुआ है, एक टाइप का वो होता है ना बर्ड, गरुड़ किसका वाहन होता है वो, विष्णु जी का। तो ये सारा कुछ क्या है आपको डिफाइन करना है या सोचना है कि अगर इसमें, अगर मान लो त्रिशूल बना हुआ है तो वो कौन से धर्म से संबंधित हो सकते हैं शासक। अगर उसमें गरुड़ बना है तो कौन से धर्म से संबंधित हो सकते हैं, तो ये सब सोचना है। अगर मान लो सोने और चांदी से बना हुआ सिक्का है, चांदी से बना हुआ है, तो उनका इकोनॉमिकल स्टेटस जो रहा होगा, आर्थिक स्थिति उस राजवंश की वो ठीक ठाक रही होगी। लेकिन अगर सोने से बना मतलब बहुत अच्छी रही होगी। वही तांबे का बना है तो नीचे आ गया होगा, है ना, इकोनॉमिकल स्टेटस। मंदिर, जितना बड़ा मंदिर होगा उतना ही क्या होगा, प्रसिद्ध राजा होगा। जितना ज्यादा बड़ा टेम्पल होगा उतना क्या मानेंगे कि उतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति रही होगी उसकी। जितने ज्यादा मूर्तियों का निर्माण होगा, जितनी ज्यादा कलाकृति होगी मंदिर में, तो उस राजा की प्रसिद्धि को ज्यादा मानेंगे, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस ज्यादा मानेंगे। फिर स्मारक,
अब जरूरी नहीं है कि सबका सब उसने क्या बनाया हो, टेम्पल बनाया हो। अब उसने क्या बनाया हो सकता है, कोई महल बनाया हो, कोई अन्य भवन बनाया हो, जैसे कि आप देखते हैं ना लाल किला, ताजमहल, वो एक क्या है, एक प्रकार का मोनुमेंट है अपना। नेक्स्ट अभिलेख, तो अभिलेख इंस्क्रिप्शन, राजा अपने आदेश यहाँ पर लिखवाते थे। राजा को जो भी क्या इंफॉर्मेशन देना होता था अपने प्रजा को, तो इंफॉर्मेशन लिखाने के लिए, तो ये क्या करता है, नियमों की बात करता है, नियम या रूल्स इसमें लिखे होते थे। आदेश, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट इसमें लिखे होते थे। तो ये सारा कुछ हमको समझ में आता है। अब देखो अभिलेख में क्या रहेगा, एक तो अभिलेख की भाषा कौन सी है, कौन सा लैंग्वेज का यूज किया गया है, ये पता चल जाता है। ठीक है, फिर जैसे हम लोग पढ़ेंगे खरोष्टी है, मतलब एक तो स्क्रिप्ट पता चल जाएगा, भाषा, और एक क्या बोलते हैं लिपि, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पता चल जाता है। जैसे भारत में भी हम लोग कौन से लिपि में लिखते हैं, देवनागरी हिंदी में, है ना, और आपका इंग्लिश रोमन में आ जाता है। तो ये है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से लिपि में आप लिख रहे हो, कौन सी भाषा वहां पर चलती थी। तो प्राचीन भाषा क्या होती थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सब पढ़ेंगे। फिर लिपि कौन सी होती थी, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ये सारी लिपि का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ये सारा कुछ क्या है हम लोग को देखना है, समझ में। तो ये सारा कुछ कहाँ से मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। फिर अगले स्टेट में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिटन एविडेंस की ओर चलते हैं। रिटन एविडेंस में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक आएगा क्या, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट। तो रिलीजियस टेक्स्ट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पूरा आपका वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, महाभारत, रामायण। तो ये सब जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट है, जहां पर हमको धार्मिक जानकारी मिलती है। दूसरा अगर देखते हैं तो गैर धार्मिक ग्रंथ, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि नॉन रिलीजियस टेक्स्ट मतलब जिसमें धर्म के बारे में नहीं हो, लेकिन शासन प्रशासन की जानकारी मिले। जैसे कि एक समय पर आपने पढ़ा है, चाणक्य की रचना कौन सी, अर्थशास्त्र। फिर एक हर्ष, एक और है, जैसे इन्हीं के समकालीन इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखा। फिर उसके बाद बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र। समझ में, इसमें राजा के बारे में लिखा गया, उनके राज प्रशासन के बारे में लिखा गया, धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या है, जो फॉरेन वो थे ट्रेवलर्स, विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर्स, तो यहाँ पर कौन आए थे एक समय पे, इंडिका लिखने वाला मेगास्थनीज, चलो फाहियान, फाहियान की रचना थी फोको की। फिर वेइनसांग, सीयूकी, सीयूकी। तो यहां से क्या है, हमको भारत के बारे में एग्जैक्ट पता चलता है कि भारत कैसा था। तो दो प्रकार के जो एविडेंस मिलते हैं उनके बेस पे हम क्या करते हैं, पूरे हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं कई पार्ट में। तो अब इसी के बेस पे क्या किया गया है, हिस्ट्री को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इंडियन हिस्ट्री है
किसके बेस पे? तो जो एविडेंस मिला है कौन कौन सा, एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एक तो रिटन एविडेंस। इसके बेस पे क्या किया गया है, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है, पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। सेकेंड वाला जो टाइम होता है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्रिक एज। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। पीरियोडिक हिस्ट्री। पीरियोडिक हिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से हमको क्या मिलता है, एकदम सीक्वेंस मिलता है। विदेशी यात्री, विदेशी यात्रियों में जैसे फाहियान आता है, फाहियान की एक रचना थी फोको की। फिर दूसरा मैंने बताया था वेनसांग, वेनसांग की रचना थी सीयू की। तो वेनसांग की जो रचना थी सीयू की, जिसमें भारत को इंटू और छत्तीसगढ़ को कियासुलो कहा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं तो उस समय का, और छत्तीसगढ़ भी इनका आगमन होता है। तो ये पूरी जानकारी ये समझ में आया? अब क्या है कि कैसे हमने इसको डिवाइड किया है। देखो, जहां से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य जहां से मिलता है, वहां से कोई भी रिटर्न चीज नहीं मिलता। तो वो जो पूरा टाइम पीरियड है वो क्या है आपका, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। जैसे कि हमारा कौन सा, पाषाण काल, स्टोन एज। कौन सा, स्टोन एज। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरा पूरा स्टोन एज पढ़ते हैं। फिर सेकंड, कि इतिहास का वह समय जहां से केवल और केवल क्या मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है। लेकिन लिखित साक्ष्य को अब तक क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब जितने भी हमको रिटर्न एविडेंस मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना पढ़ना आता था, लेकिन उनकी वो जो लिपि थी उसको आज तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं कि एग्जैक्ट में वो क्या लिखना चाह रहे थे, क्या चीज है वो करके। तो हम लोग नहीं पढ़ पाए कि हमारे लिए आज भी उनका जो स्क्रिप्ट है वो नॉन रीडेबल है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, इस नाम से आप इसको जानते हैं। और फिर इतिहास का वह समय जहां से आप क्या देखते हो, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलता है और रिटर्न या लिटरेचर भी मिलता है, और लिटरेचर को हम समझ भी पाते हैं, पढ़ा भी जा चुका है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, ऐतिहासिक या पीरियोडिक हिस्ट्री। और पीरियोडिक हिस्ट्री में हम कहां से कहां तक का, पूरा वैदिक हिस्ट्री से, वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय, ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कहानी 1947 तक चलने वाली है। तो इस पूरे ड्यूरेशन को हम देखेंगे, वैदिक एज से 1947 तक का पूरा कहानी हम लोग देखेंगे। समझ में आया? तो इस टाइप के हमने हिस्ट्री को क्या किया है, पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये भी देखिएगा कि इसके बारे में जो है जानकारी भी मैं समझ नहीं, मैं बताऊंगा कि ये जो है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जानकारी कैसे मिलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया? इसको पढ़ना कब चालू किया, बाद में जानकारी हुई ये पीरियोडिक हिस्ट्री है, ये प्रोटो हिस्ट्री है, और वो क्या है आपका प्री हिस्टोरिक एज। इनके बारे में पता कैसे चला, तो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले बताना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा ऐतिहासिक काल है, पीरियोडिक हिस्ट्री है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं, बहुत सारे जगहों पर अधिकार करते हैं, है ना, एक्वायर्ड करते हैं, राजाओं को हराते हैं और उन राजाओं की जगह में शासन करने लग जाते हैं। और आसपास जब ये घूमते हैं तो पता चलता है कि पुराने समय से ही भारत जो है
वो बहुत ज्यादा तरक्की किया हुआ है, बहुत ज्यादा वो क्या था, मतलब आगे था। कहा यह जाता है कि एक समय था पूरे वर्ल्ड में, भारत जो है पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 23% शेयर रखता था, 23%। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जब अंग्रेज यहाँ से जाते हैं तो केवल 2% के आसपास का जीडीपी रखता है भारत फिर। तो उतना कम हो गया था भारत का जो एरिया था वो, मतलब उसका इकोनॉमिकल स्टेटस इतना क्या हो गया था, गिर गया था अंग्रेजों की वजह से। तो अब यहाँ पर क्या है, पहले भारत में बहुत ज्यादा सोना होता था। सोना अभी कैसे होता था कि बाहर से जो ट्रेडर्स आते थे वो सोना लेकर आते थे, और हम यहाँ से उनको मसाले और यहाँ की सामग्री देते थे, सोने के बदले में हम लोग ट्रेड करते थे। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराया था, अभिलेख बना था, तो ये सब अंग्रेज देखते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही पहले स्टार्ट किया कि अंग्रेजों में से एक एक व्यक्ति आए 1905 के आसपास में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलेजली। नाम सुना है आपने? वेलेजली, सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडरी अलायंस, वेलेजली, ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उनके समय में एक व्यक्ति को क्या किया गया था, काम सौंपा गया था कि आपको क्या करना है, भारत का इतिहास लिखना है। और वो व्यक्ति थे जिसका नाम था, जिनको भारत का इतिहास लिखने के लिए बोला गया था, उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल, इन्होंने क्या किया, 12 साल का समय लिया, और 12 साल के समय के बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने पूरे इंडियन कल्चर को समझा, और इंडियन कल्चर और स्टेटस को समझते हुए इसको इतिहास को 3 भाग में बांटा। फर्स्ट एरा को कहा हिंदू एरा, सेकंड को कहा मुस्लिम एरा, थर्ड बन गया क्या, ब्रिटिश इंडिया। थर्ड क्या बन गया, ब्रिटिश एरा। इट मींस कि इन्होंने क्या किया, इंडिया को किस कैसे डिवाइड किया, रिलीजियस स्टेटस पे डिवाइड किया। पहले तो ये दिख रहा है हिंदू, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो पूरा एरा था वो हिंदुज्म था। सेकंड में जो देखते हैं, जो मिडाइवल हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, उसमें क्या दिखता है आपको, मुस्लिम एरा। अप टू कहाँ, मतलब दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली सल्तनत से कहाँ अप टू कहाँ तक देखे, पूरा मुगल, है ना। 1707 एक वो डेट लेते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु होती है वाले समय को। तो ये इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। और आगे चलकर 100 साल के बाद एक और व्यक्ति आए, जिनको ये काम सौंपा गया 1904 से लेकर 1808 तक। 4 साल में इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक, व्यक्ति का नाम है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। ऑर्थर स्मिथ, इनकी बुक का नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और दिस अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी क्या है, ऐसा ही विभाजन किया गया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही समय का क्या किया गया है, विभाजन किया गया। यही वो बुक है ना जिसमें आपको याद है, इंडियन एक राजा होंगे समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। इसी बुक में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोलते हैं, नेपोलियन। ऐसा कोई वर्ड सुने कि नहीं, जब इंडियन हिस्ट्री सुनेंगे तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, कुछ याद है? तो सोचो 100 साल में हमारी हिस्ट्री को कुछ ऐसा बताया गया है, जो इन्होंने बताया वही हमने पढ़ा है। फिर जो इन्होंने हमारी हिस्ट्री को क्या किया, डिस्क्राइब किया, उसी हिस्ट्री को हम लोग क्या करने लगे, पढ़ने लगे। समझ में? अभी भी ये बुक, मतलब जब भारत आजाद होता है और भारत 1980 तक हम लोग इसी बुक से पढ़ रहे थे। 1980 तक हम लोग इसी, अभी भी अगर मान लो फ्लिपकार्ट या अमेजोन में आप टाइप करोगे कौन सा, कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अभी भी मिल जाएगा ये बुक। उसमें अब अभी भी क्या होगा, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ की बुक अवेलेबल होगी। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा एरा था, याद करो। ऐतिहासिक काल के बाद इधर वाले में, मतलब पीरियोडिक हिस्ट्री के बाद आपका यहाँ था आद्य ऐतिहासिक काल।
प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को कौन सा कहानी पढ़ना है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जानना है। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना। सबसे पहले क्या हुआ था, 1826 एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैशन। चार्ल्स मैशन, चार्ल्स मैशन का कहना था, मतलब जो ज्योग्राफिकल एरिया था इंडिया का, जो ज्योग्राफिकल एरिया था इंडिया का, जैसे ये आपका ये इक्वेटर हो गया, ये पूरा अर्थ, ये इक्वेटर, और यहाँ पर आप देखते हो क्या, भारत, ये क्या, भारत। अब यहाँ से क्या है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका, ये ईरान और इराक। यहाँ पर थोड़ा और दूर जाते हैं तो एक बड़ा सा महाद्वीप है, कौन सा, ऐसा कौन सा आपका वो है कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मिस्र, मिस्र। यहाँ पर एक देश है, कौन सा, भारत। बहुत सारा मोबाइल आता है वहां से, कौन सा देश है भारत के इस वाले एरिया में, हाँ, चाइना, चीन। ये जो एरिया है ईरान और इराक, इराक, ईरान। तो यहां देखो, इस समय यहां पर मिस्र की सभ्यता की जानकारी मिली, मतलब यहां पर एक सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, कहां, मिस्र में। फिर वैसे ही ईरान में आपने ये सुना होगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है। जैसे हड़प्पा एक जगह का नाम है, वैसे ही मेसोपोटामिया, वो एग्जैक्ट अभी कहां पर है, तो इराक में। कहां पर है, इराक में। लेकिन ये जो सभ्यता थी वो दोनों जगह फैली हुई थी। ये जो सिविलाइजेशन था वो ईरान और इराक दोनों जगह में फैला हुआ था। वैसे ही चीन में एक पुरानी सभ्यता की जानकारी मिली, चीन में भी एक सभ्यता की जानकारी मिली। तो इन्होंने क्या देखा, चार्ल्स मैशन ने, कि अगर इनके ज्योग्राफिकल एरिया होगा ध्यान से देखा जाए, तो ये दोनों, ये सबके सब क्या है, एक ही लैटिट्यूड पर थे, है ना। अक्षांशीय रेखाओं को देखा जाए तो हो ना हो, यहाँ से यहाँ तक तो व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से यहाँ। तो इनका क्या अनुभव था, इनका मानना था क्या, कि इस एरिया में भी क्या होगा, एक सभ्यता होनी चाहिए, एक सिविलाइजेशन होनी चाहिए। और हमें अभी तो पता नहीं चला, लेकिन आने वाले समय में जरूर यहाँ पर एक सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता चलेगा। ऐसा कौन बोलते हैं, तो याद रखना, चार्ल्स मैशन। तो सबसे पहले जो है संभावना कि भारत में एक क्या होगा, सभ्यता होगी, वो किसका कहना था, चार्ल्स मैशन का कहना था। किसका कहना था, चार्ल्स मैशन। मतलब किसने हिंट दिया था, हिंट किसने दिया था, तो याद रखिएगा भारत में एक सभ्यता होने का, तो आप याद रखिएगा चार्ल्स मैशन ने। फिर 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या मिला था, सिंधु सभ्यता की मुहर मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित क्या मिली थी, मुहर। मुहर का मतलब यहाँ पर क्या, किससे है, सील से। जो हम किसी भी बताते हैं ना कि निशान लगा के देते हैं, है ना, सील लगा के देते हैं कि भाई हमारे कंपनी का है, तो वहां पर सील लगाते हैं और उसको डिस्पैच करते हैं। समझ में आया? जब रिसिप्ट बनाते हैं तो उसमें सील लगाते हैं। तो वैसे ही क्या होता था कि यहाँ के लोग कोई भी जब मान लो ट्रेड करते थे, तो अपने प्रोडक्ट पर क्या होता था, अपना एक मार्क लगाते थे। तो उसके लिए क्या बनाते थे, मुहर बनाते थे। आजकल तो रबर स्टैम्प सुना होगा आपने, स्टैम्प, सही वर्ड क्या है, स्टैम्प। तो वहां पर क्या होता था, इंक तो था, इंक उन्होंने पेड़ पौधे से रस निकाल कर बना लिया था। दूसरा चीज ये है, जो स्टैम्प बनाते थे वो मिट्टी के बनाते थे। उस समय तो उतना ज्यादा कारीगरी थी नहीं, तो वो क्या करते थे, जो भी मटेरियल होता था उस पे इंक लगाकर, इस स्टैम्प से क्या करते थे, उस पे वस्तु पे लगा देते थे, कोई भी प्रोडक्ट पे लगा देते थे और ट्रेड करते थे। तो ये पता होता था ना ये किसका सामान है, पता चल जाता। जैसे आज हम ब्रांड नेम से लेते हैं, है ना,
आज कोई भी अगर टीवी खरीदना तो एलजी लिखा रहता है तब हम खरीदेंगे, अगर उसके नाम को मिटा दो तो उस टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसे ही वो क्या करते थे, स्टैम्प का यूज करते थे कि इसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी होता है अच्छा होता है। अगर मान लो एलजी या सैमसंग या नहीं लिखा हो मोबाइल में नाम, तो हम खरीदेंगे क्या, नहीं, हम सीधा समझेंगे कि ये लोकल कंपनी होगी। तो ये मिला, सभ्यता की मुहर मिली, लेकिन महत्व को नहीं समझा। मतलब इंपॉर्टेंस को नहीं जाना ना, किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम, उस समय के सबसे बड़े जो वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो नहीं जाने, मतलब इस पर खोज हुई नहीं। फिर देखते हैं क्या, 1856 रेल लाइन बिछाने के दौरान ईंटों की प्राप्ति हुई थी। मतलब जो वहां के ब्रिक मिले थे फर्स्ट टाइम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, वो कब मिले थे, तो याद रखना है कब, 1856 में मिले थे। लेकिन यहाँ पर फिर से वही हुआ कि भाई कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था जो पुरानी चीजें या आर्कोलॉजिकल एविडेंस को क्या करे, कलेक्ट करे। तो इस वजह से क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, असफल हो गया, मतलब यहां से भी। फिर 1904 कर्जन, भारत के उस समय वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड कर्जन होते हैं। लॉर्ड कर्जन क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। लॉर्ड कर्जन हमारे इतिहास से काफी ज्यादा संबंधित है। अब जब इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है जो बंगाल विभाजन वाला जो दौर होता है वो किसने किया था, बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। लेकिन कर्जन को हम उस नाम के अलावा भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1904 में। 1904 में क्या पारित किया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण। एक चीज और था यहाँ पर 63 वाला, बताना भूल गया हूँ, उसको नीचे लिख देता हूँ। तो ये, तो जितने भी हमारे भारत में एंशियंट मोन्यूमेंट थे, एंशियंट मोन्यूमेंट, और उनका भी क्या करना है, हमें सुरक्षा करनी है उसकी, ठीक है, सेव करना है एंशियंट मोन्यूमेंट को। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्ट पारित किया था, किसने, कर्जन ने, कि बोले जितने भी हमारे इंडिया में मोन्यूमेंट्स हैं, एंशियंट मोन्यूमेंट, उनको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। तो आपने वो देखा है, उड़ीसा के कोणार्क में एक मंदिर है, उसको सूर्य मंदिर बोलते हैं। तो उसको 1904 में इन्होंने ही सुरक्षित करवाया है, कर्जन ने, इसी अधिनियम के तहत। वो जो कोलैप्स होने वाला था, पूरा गिरने वाला था, अंदर की तरफ गिरता और बाहर की तरफ भी गिरता, तो अंदर की तरफ ना गिरे करके पूरा रेत और सीमेंट भरा दिया गया अंदर, ठीक है, तो अंदर गिरेगा नहीं। और दूसरा बाहर ना है तो उसको क्या कर दिया, पूरे बांस खड़े करके उसको क्या कर दिया है, क्लोजली टाइट कर दिया गया है। तो ना तो बाहर की ओर गिरेगा ना तो अंदर की ओर गिरेगा, तो इसने करवाया है। और दूसरा, भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कोलॉजिकल इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, एएसआई बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग का पुनर्गठन, रिफॉर्मेशन ऑफ एएसआई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा था, 1863 वाला, तो वो सॉरी 1861 वाला। एक्चुअल में यहाँ पर भारत में किसका निर्माण हुआ है, पुरातात्विक विभाग का, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन। और इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं, हेड या डायरेक्टर बोलना चाहिए, जो डायरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ही होते हैं। अब उसको रीस्टैब्लिश कब करते हैं, तो 1904 में करते हैं। तो ये है ना, एक्चुअल में यहाँ वाला डेट मेरे से छूटा है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है फर्स्ट टाइम, ये बिल्ट हुआ था कब, 1861 में। और उसके जो
डायरेक्टर होते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं। और फिर क्या होता है 1904 में एक तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनता है, मोन्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए, सेव करने के लिए। और दूसरा जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन, मतलब ये जो बना था इसको क्या करेंगे, रीस्टैब्लिश करेंगे। और इस समय इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं जॉन मार्शल। जो इसके हेड बनाए जाते हैं वो होते हैं कौन, जॉन मार्शल। हो गया, समझ में आया? ठीक। अब थोड़ा सा और है। अब क्या होता है 1920 में लाहौर से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर कराची तक वापस से क्या हो रहा है, रेल लाइन बिछ रहा है। और रेल लाइन की जब कहानी होगा, रेल लाइन वापस जब बिछाया जा रहा है रेल लाइन, तब वहां से क्या होता है, वापस से ईंट मिलते हैं पुरानी सभ्यता के। और ये ईंट का सैंपल कहाँ भेजा जाएगा, जॉन मार्शल के पास। वापस से रेल लाइन बिछाने के लिए क्या किया जाता है, जमीन को बराबर किया जाता है। अब जमीन को जब बराबर किया गया तो जो ऊंचे ऊंचे जगह थे उसको जब बराबर करने के लिए गए तो वहां पर पता चला कि भाई यहाँ तो पूरा एक दीवार है, मतलब पहले एक ईंट मिला, फिर ईंटों का पूरा एक दीवार मिला। अब वो दीवार को जब फिर उठाया गया तो पता चला ये तो पूरा घर है। और पूरे एरिया को जब साफ किया जब पता चला पूरा के पूरा एक क्या है, नगर बसा हुआ है नीचे। एक पूरा पूरा क्या है, एरिया है पूरा, जहां पहले लोग रहते थे। तो ईंटों का सैंपल कहाँ भेजा गया, जॉन मार्शल के पास। जॉन मार्शल बोलते हैं कि यार ये तो पुरानी सभ्यता के हैं, और क्या है, एंशिएंट सिविलाइजेशन के एविडेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेल लाइन नहीं बिछाएंगे, हम यहाँ पर करेंगे उत्खनन कार्य। और एक साल के बाद यहाँ पर उत्खनन कार्य होता है। ये जो पंजाब का, लाहौर पंजाब में आता था पहले, लाहौर। तो ये पंजाब का जो इलाका था, वो जो जिला था उसका नाम था मांट गोमरी, जो डिस्ट्रिक्ट था मांट गोमरी नाम था। और मांट गोमरी का वो जो छोटा सा इलाका था उसका नाम था हड़प्पा। यहीं पर 1921 में क्या होगा, फिर उत्खनन कार्य होंगे। और फिर हमें किसके बारे में पता चलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलेगा। समझ में? तो ऐसा पूरा क्या है, सिंधु घाटी का इतिहास है। तो वो कब 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 सामने आया था वो मैंने बताया। अब आगे देखिएगा, ये जो है ये भी एरिया अपने आप थोड़ी ना पता चला, इसके बारे में भी कुछ समय के बाद पता चलेगा। जैसे कि क्या है देखो, कौन सा टाइम पीरियड पढ़ना है इसमें, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, 1942, डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज, ये जो डॉक्टर प्राइम रोज है ये कहाँ जाते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक एक जगह है जिसका नाम है रायचूर। रायचूर में इनको क्या मिलता है, एक पत्थर मिलता है। और पत्थर को बाद में ये प्रूफ करते हैं कि क्या है, एंशिएंट टूल है। मतलब टूल का मतलब क्या है, औजार है। कि इस औजार का प्रयोग जो है बहुत समय पहले के लोग करते थे। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट किसी और संकेत दे रहे हैं, पाषाण काल की ओर, स्टोन एज की ओर। तो फिर क्या होता है, आप आपने देखा कि सेकंड पॉइंट, 1861 में भारत में कुछ हुआ क्या, यहाँ देखो, यहाँ कुछ लिखे थे। 1861 में क्या हुआ था भारत में, भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन। तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंशियंट भारतीय पुरातत्व विभाग, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ। अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं पहले वो कौन होते हैं, हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या बोलते हैं, अच्छा भारत में हमको स्टोन एज के एविडेंस मिल रहा है तो क्यों ना इस पर रिसर्च करें। हालांकि इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को पहले भी सिंधु सभ्यता का मुहर मिला था, स्टैंप मिला था, लेकिन वो उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझा और उन्होंने किसको ज्यादा महत्व दिया, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, स्टोन एज को। तो यहां पर क्या हुआ, 1863 में ASI की ओर से
रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया? भारत बुलाया गया। और भारत बुलाया गया तो ये कौन है? तो याद रखना है कौन? आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद है और भूवैज्ञानिक है। जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद है और भूवैज्ञानिक है। पुरानी चीजों के जानकार, और जियोलॉजिस्ट मतलब पत्थरों चट्टानों के जानकार। तभी इनको भारत बुलाया गया। और भारत बुलाकर इनको कहाँ भेजा गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहाँ गए ये? पल्लवरम में। पल्लवरम। और पल्लवरम में इनको क्या मिला? पहला औजार मिला। पहला औजार, फर्स्ट टूल। तो फिर इसके बाद हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी होने लगी कि ये है सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी पाषाण काल। और भारत में फिर 1000 से भी ज्यादा पाषाणकालीन स्थल मिलेंगे, कई हजार मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में ही 50 से ज्यादा वो होंगे, प्लेस होंगे, जिसमें हमको स्टोन एज से रिलेटेड क्या मिलेगी? जानकारियां मिलेंगी। तो हमको क्या पढ़ना है? लिमिटेड पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होगा उतना पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है। लाइव क्लास में समझ में आया इतना? और इतना याद रखिएगा, आपका 1% भी नहीं है आपके इंडियन हिस्ट्री का, 1.1% होगा जो अभी पढ़े हम लोग। तो ये है, ये मैंने बस बताया है कि आपके हिस्ट्री में हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाना है, कैसे हिस्ट्री आया हमारे सामने। कल के क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कल के क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो कौन सा होगा आपका? प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, सॉरी प्री हिस्ट्री ना, प्रोटो नहीं है, प्रोटो तो ये है, प्री हिस्टोरिक एज। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका पाषाण काल। तो पाषाण काल की जानकारी हमको कैसे हुई ये तो मैंने बता दिया। हमको प्लेस देखने हैं, प्लेस और यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। जैसे हम पढ़ेंगे ना कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, नाम सुने होंगे, है ना? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो उस टाइम पीरियड में क्या करते थे मनुष्य, कब शिकार करते थे, कब पशुपालन किया, कब उन्होंने क्या किया, कृषि किया। तो ये पूरा चीज को समझेंगे। और उसके बाद जो है वो प्लेस कहाँ कहाँ से वो एविडेंस मिलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो चीज वहां से क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इतना एक बार पढ़ के आना और समझना। जहां भी इंग्लिश हिंदी में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछना, सर ये क्या है करके मैं बता दूंगा। ठीक है, लाइव क्लास में कल मिलते हैं फिर।